हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड टुडे वी आर ऑन लेक्चर नंबर 2 विच विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि कौन से टूल्स होंगे जिससे हम लोग प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग कर पाए फॉर डिफरेंट डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होता है जिससे आप प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग कर पाओ। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव वर्ड से ही हमें पता चलता है कि जिसमें हमें डिस्क्रिप्शन देना है या डिटेल में कोई चीज़ समझानी है, विच इज़ लेस ऑफ डेटा, लेस ऑफ नंबर्स एंड मोर ऑफ एक्सप्लेनेशन। सो समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको समराइज करना, यानी अच्छी तरीके से उसको अरेंज करना या उसको डिस्क्राइब करना कि ये डेटा किस चीज़ के रिलेटेड है या क्या पर्पस रहा था इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सो दैट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेकेंड थिंग इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल का मतलब होता है कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचो। कोई एक डेटा अगर आपके पास है तो उसमें डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके आप उसके ऊपर से कुछ कंक्लूजन निकालो, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। So in inferential statistics there are data patterns that accounts for randomness and uncertainty। तो अगर random data है, कुछ uncertainty है, तो statistical methods use करके उस randomness या uncertainty से भी आप किसी conclusion पे पहुंच पाओ, तो that is called inferential statistics। नेक्स्ट इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एक्चुअल लाइफ में हम लोग स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सो व्हेन यू अप्लाई द स्टैटिस्टिक्स यू विल नीड बोथ ऑफ दिस, which is descriptive statistics and inferential statistics, and that's why it is summation of descriptive statistics and inferential statistics। यानी कि डेटा को हम लोग समराइज एंड डिस्क्राइब भी करेंगे, उसके ऊपर से कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे, और ये सारी मेथड्स यूज करके हम लोग स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में। सो दैट इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। एंड लास्ट इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, इन्फ्रेंस यानी कि किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स यानी कि जहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें किस तरीके के डेटा आप कलेक्ट करोगे, किस तरीके से आप एनालिसिस करोगे, तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती है। सो बेसिकली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट कैलकुलेशंस, इट अबाउट डेटा, अलग अलग मेथड्स से कैलकुलेशन कैसे करते हो उसके रिलेटेड है। अगर इसको ग्रुप में डाला जाए तो फर्स्ट टू थिंग इज ग्रुप 1, एंड ये ग्रुप 1 पूरा जो है उसको अलग वर्ड में बोला जाए तो इट इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जबकि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। वी कैन से दिस इज पॉइंट नंबर 2। इस तरीके से दोनों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अच्छा, इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स के दो जगह पे हम लोग आज इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं। एक तो इकोनॉमी में किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कि एक बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स कैसे इम्पोर्टेंट है। इसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स में आप एक कंसेप्ट समझते हो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो लेवल है जिसमें ओवरव्यू दिया जाता है, पूरी कंट्री के डेटा को एनालाइज किया जाता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। वी कैन रिलेट दिस टू कंसेप्ट्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है विच इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट, इंडिविजुअल फर्म्स, तो वो बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स कैसे काम आता है, दैट विल बी योर सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। हालांकि सेल्फ अंडरस्टूड पॉइंट्स है कि भाई इकोनॉमिक्स में कहाँ पे काम लगेगा, तो भैया डिमांड का अगर कुछ हमें एनालाइज करना है तो उसके लिए काम लगेगा, या फिर नेशनल इनकम किस तरीके से जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़े हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ज़्यादातर उन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये दोनों कंसेप्ट समझने के लिए पहली एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ पे भी नंबर्स आते हैं लाइफ में, कहीं पे भी, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, अगर नंबर्स आते हैं तो वो उसको स्टैटिस्टिक्स हम लोग बोलेंगे। सो वेरेवर यू यूज नंबर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में जहाँ जहाँ पे भी हमने नंबर्स देखे हैं वो सारी जगह पे हमने स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया है, और उसी से हम लोग बोलेंगे कि स्टैटिस्टिक्स, हाउ स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग।
ठीक है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि नेक्स्ट ईयर में किस तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे, उसका प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे डेटा इकट्ठा करना पड़ता है कि भैया प्राइमरी सेक्टर यानी कि फार्मिंग सेक्टर में इस तरीके से हुआ है तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, कितना पैसा हमें फार्मर्स को देना है, कितना लोन हमें उनको और सेंक्शन करना है, या जो लोन दिया उसमें से कितना पैसा हमें उनको सब्सिडी के तौर पे देना है। तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व्स डेटा, and that's why in economic planning you will need statistics. So the information on the past period is collected, past में क्या हुआ उसका information collect किया जाता है and used for the projection into the future, और उसके हिसाब से future में किस तरीके से आप काम करोगे उसके लिए यूज़ होता है। सेकेंड इज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझे हैं कि जैसे पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को जानने और उसको सॉल्व करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स काम लगता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में लिटरेसी का एक प्रॉब्लम है कि हमारे लिटरेसी रेशियो कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे स्टेट्स में लिटरेसी रेशियो बहुत कम है। जैसे आप केरला देखो तो केरला में लिटरेसी रेशियो इज़ वेरी हाई, जो लिटरेसी रेशियो कम है वो और स्टेट्स है जहाँ पे कम है। तो जब आपको ये मेजर्स लेने हैं कि हम लोग लिटरेसी रेशियो को कैसे बढ़ा सके, स्कूल्स को कैसे इम्प्रूव कर सके, एजुकेशन सिस्टम को कैसे हम लोग चेंज कर सके, तो ये जो स्टेप्स लेने हैं वो स्टेप्स कहाँ पे लेने हैं उसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर केरला में ऑलरेडी लिटरेसी रेशियो बहुत हाई है तो वहाँ पे इन स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लद्दाख या कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, झारखंड है, तो वहाँ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके बाद उसके लिए हम लोग काम करेंगे। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि जैसे आप अगर बाइक पे कहीं पे जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ और आपको लगी है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको गोली नहीं दे देंगे या सबसे पहले पट्टी करने नहीं बैठेंगे। सबसे पहले डॉक्टर एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली कहाँ पे लगी है, कितना डीप कट आया है, कितना खून बहा है, उसके बाद उस पॉइंट पे क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगी और फिर डॉक्टर आपको वो ट्रीटमेंट देते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, कितना डीप प्रॉब्लम है, वो समझने के बाद हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। So that is statistical data, and I'm focusing on this point. I'm focusing on this point. Statistical data and methods are used in proper understanding of economic problem. तो statistical methods use होती है जिससे कि आप economic problem को अच्छी तरीके से समझ पाओ। वैसे ही financial statistics is extensively used in the field of money and banking, credit consumer finance and public finance. तो इवन इकोनॉमी का एक पोर्शन फाइनेंस भी है, और फाइनेंस के लिए भी उसको समझने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स समझने के लिए इकोनॉमी में स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। थर्ड, कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स। नेशनल इनकम आप इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़े हो। नेशनल इनकम यानी कि पूरे कंट्री की एक साल में कितना इनकम हुआ है वो जानने के लिए काफ़ी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, काफ़ी सारे डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड। एंड लास्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, यानी कि अगर इकोनॉमी में कोई लॉ बनाना है तो लॉ बनाने के लिए इंडक्टिव मेथड या इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। तो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट में वो इकोनॉमिक बिहेवियर क्या रहता है, जैसे डिमांड सप्लाई का एक लॉ है, तो जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड नॉर्मली कम होती है, वो लार्ज नंबर पे उसको एनालाइज किया जाएगा कि सिर्फ एक शॉप है जहाँ पे हमें ये पैटर्न देखने को मिला कि जब प्राइस बढ़ा तब डिमांड कम हुआ, या ज़्यादातर शॉप्स में ये चीज़ देखने को मिलती है कि व्हेनेवर प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस। तो बहुत लार्ज स्केल पे इस चीज़ को एनालाइज किया जाता है, उसके बाद कोई लॉ बनाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में जब लॉ बनाना है तो उसके लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स काम लगता है। अब इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। जब मैंने इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस जाना, यानी कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इकोनॉमिक्स, और मुझे पता चला कि अच्छा स्टैटिस्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लानिंग का प्रॉब्लम नील हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग होता है तो वो प्लानिंग का जो प्रॉब्लम है वो नील हो गया। नाउ हियर आई एम फोकसिंग ऑन 3 वर्ड्स, one is planning, second is problem, and third is nil. And how will you remember? So it is planning, problem, nil में NI, that is national income, and L for laws. ठीक है, so this is how you remember planning का problem, nil, NIL, nil हो गया। So
इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए उसका शॉर्टकट क्या है, प्लानिंग का प्रॉब्लम नील हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। जैसे मैंने आपको बोला था कि वो मैक्रो पॉइंट था, मैक्रो कंसेप्ट था जब हमने इकोनॉमिक्स की बात की थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स एंड इज माइक्रो टॉपिक। सो क्या क्या चीज़ें काम की है बिजनेस में, कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स काम आता है। तो एक तो मार्केटिंग डिसीजन कि मुझे किस लेवल पे मार्केटिंग करना है। अगर मेरी फर्म है जो सिर्फ बड़ौदा में काम करती है तो मेरा बजट 5 लाख का हो सकता है, लेकिन अगर मेरी फर्म गुजरात में काम कर रही है, अलग अलग ब्रांचेज है उसकी, तो शायद आई विल स्पेंड 50 लाख रुपीज़। और इफ़ माई ब्रांड इज़ नेशनल ब्रांड के जैसे कॉलगेट है या लक्स साबुन है जो पूरे इंडिया में मैं बेच रहा हूँ एंड होल इंडिया इज़ माई मार्केट, देन माई मार्केटिंग बजट मे बी 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ ऑल्सो। तो डिपेंड करता है कि मेरा मार्केट कितना है, उसके बेस पे मार्केटिंग डिसीजन लेंगे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट साइज ऑफ द मार्केट, देयर आर सो मेनी अदर टॉपिक्स जिसके बेस पे आप मार्केटिंग डिसीजन लेते हो। बट टू टेक द डिसीजन you need lots of numbers and lots of analysis, and this numbers and analysis is statistics. So business में पहला पॉइंट ये है कि मार्केटिंग डिसीजन के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। सेकेंड इज अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। अगेन मैंने पहले बोला था आपको कि जहाँ जहाँ पे भी नंबर्स आएंगे उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स ही बोलेंगे। तो अकाउंट्स में भी नंबर्स आते हैं, ऑडिट करने के लिए भी नंबर्स आते हैं। तो बिकॉज यू आर यूजिंग नंबर्स, सो यू आर बेसिकली यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि अगर कोई चीज़ रिसर्च करनी है, अगर कोई नई चीज़ आप बना रहे हो उसके लिए रिसर्च करना है, तो रिसर्च में भी काफ़ी सारे नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। फोर्थ इज़ प्लानिंग फ्यूचर ऑपरेशंस। फ्यूचर ऑपरेशंस यानी कि नेक्स्ट ईयर में मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा, कितने यूनिट्स मार्केट में बिकेंगे, क्या प्राइस रखना है, एवरीथिंग रिक्वायर्स नंबर्स, एंड व्हेन देयर आर नंबर्स इट इज़ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज़ लोकेशन एंड साइज डिसीजन कि कौन से लोकेशन पे जाके मुझे बिजनेस करना है, या मेरे बिजनेस का साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, वेदर आई वांट टू स्टार्ट द बिजनेस विद 5 एम्प्लॉइज़ और 500 एम्प्लॉइज़, या फिर मेरे बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए या 500 करोड़ होना चाहिए। सो ऑल दिस डिसीजंस रिक्वायर्स डेटा, एंड व्हेन देयर आर डेटा देयर इज स्टैटिस्टिक्स। इन्वेंटरी कंट्रोल यानी कि कितना यूनिट्स रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा है, कितना वर्किंग प्रोग्रेस है, कितना फिनिश गुड रेडी होकर पड़ा है गोडाउन में। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी नंबर्स चाहिए, एंड बिकॉज यू रिक्वायर नंबर तो इट इज़ स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटी कंट्रोल में जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्चुअली कंट्रोल में है या नहीं है, क्वालिटी बिगड़ रही है या जितना क्वालिटी मैं देना चाहता हूँ उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी बन रही है, तो आई कैन सेव सम मनी बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ता है और नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ स्टडी ऑफ डिमांड, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर डिमांड को स्टडी करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाएगा तो कितने लोग होंगे जो मेरा प्रोडक्ट परचेस करेंगे, कितना डिमांड जनरेट हो सकता है। सो उसके लिए भी नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि कितना प्रोडक्शन करना है, या प्रोडक्शन कौन से टाइम पे करना है, कौन से मंथ में कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए भी स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड लास्ट इज़ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अगर मुझे कंपनी चलानी है तो उसमें कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कौन सा वर्कर कितना सैलरी लेगा, या किस तरीके से कौन से वर्कर को कौन से लेवल पे रखना है, ये सारे डिसीजंस के लिए भी स्टैटिस्टिक्स काम लगेगा। चलिए इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। तो इट्स बिट फनी कि माँ ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड होता है उन सब लिक्विड की माँ कौन होती है, तो इट इज़ पीपी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दैट माँ ऑफ लिक्विड इज पीपी एंड दैट इज योर शॉर्टकट। सो एम स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग डिसीजन, ए फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ओ फॉर ऑपरेशन रिसर्च, एफ फॉर फ्यूचर प्लानिंग, एल फॉर लोकेशन एंड साइज डिसीजन, I for inventory control, Q for quality control, D for study of demand, P for production planning and P for personal administration. So ma of liquid क्या है, PP. तो that is how you remember importance of statistics in business. Now we are on the last topic of this lecture, which is limitations of statistics. No subject or no study is perfect, and so statistics is also not perfect. There are few limitations in statistics. Let's see this limitations. First is results are true only on averages. जब statistics में आप कोई method apply करते हो और result find करते हो, जैसे कि हमने किसी चीज़ पे mean find किया, ठीक है,
एक 50 स्टूडेंट्स का क्लास है मेरे पास और उन सारे स्टूडेंट्स के मैंने रिज़ल्ट लिए और उससे मैंने एवरेज निकाला और मान लो कि मेरा एवरेज मिला 75%। सो दिस इज़ दी एवरेज परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे का परसेंटेज 75 है। मेरे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोगों का 40% भी होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 95% भी होंगे। सो 75% इज ट्रू ओनली इफ आई टॉक अबाउट एवरेज। लेकिन अगर इंडिविजुअल बच्चों की बात करते हैं तो दिस 75% इज नॉट एप्लीकेबल एंड दैट्स व्हाई रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। नेक्स्ट इज डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी। अब मान लो कि कोई एक बच्चा था, से फॉर एग्जाम्पल राहुल पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और जब उसने 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दिया तो उसके पहले जो भी इंटरनल एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल में, 11th स्टैंडर्ड का जो भी एग्ज़ाम था, सारे एग्ज़ाम्स में ही नेवर स्कोर्ड बिलो 95%। 95 से कम उसने कभी स्कोर नहीं किया, सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। लेकिन जब 12th का बोर्ड एग्ज़ाम था उस टाइम पे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और हॉस्पिटल से उसको मतलब बॉटल के साथ लेकर जाया जाता था एग्ज़ाम सेंटर में और वहाँ पे वो बैठ भी नहीं पाता था, उतना वीकनेस था और उसमें ऐसी कंडीशन में उसने एग्ज़ाम दी एंड ही स्कोर्ड 75%। अब जब फ्यूचर में वो कभी भी जॉब लेने के लिए जाएगा आज से 5 साल 10 साल के बाद या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 12th स्टैंडर्ड व्हेन ही इज़ अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी उसको उसके पास्ट का स्कोर कोई नहीं पूछेंगे। उसको ये नहीं पूछेंगे कि 12 के इंटरनल में कितने आए थे या 11th स्टैंडर्ड में कितने आए थे। वो लोग तो सिर्फ इतना ही देखेंगे, अच्छा ये 75% वाला बंदा है यानी कि अबो एवरेज है। दे विल नॉट कंसिडर हिम कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है या काफ़ी स्मार्ट बच्चा है, बिकॉज दे डोंट नो दी एंटायर स्टोरी बिहाइंड दिस नंबर। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में ऐसा ही होता है, हमारे पास नंबर होता है लेकिन उसके पीछे की एंटायर स्टोरी हमें पता नहीं होती। एक और एग्जांपल देता हूँ कि आज से 10, 15, 20 साल के बाद जब पास्ट की इकोनॉमी का एनालिसिस किया जाएगा तब ये देखा जाएगा कि करेंट 2020 वाज वेरी वर्स्ट ईयर फॉर इकोनॉमिक्स। बहुत ख़राब साल था, जीडीपी कम हो गया था, एस्टिमेटेड जीडीपी इज़ -24% फॉर इंडिया एंड इंडिया ने बहुत ख़राब परफॉर्म किया था। तो हमें सिर्फ वो नंबर्स दिखेंगे पेपर पे, पर किसी को ये नहीं दिखेगा कि अच्छा 2020 में कोरोना आया था और इंडिया में बहुत सारे कोरोना केसेस थे, हमने लॉकडाउन रखा था 3-4 महीने, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। ये सारी चीज़ें, ये स्टोरी हमें नंबर्स में नहीं देखने को मिलती। सो दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ लायबल टू मिसयूज़। स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज़ भी किया जाता है। कई बार ये होता है कि अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो काफ़ी बार ये होता है कि पॉलिटिशियंस जो फेवरेबल नंबर्स है वही नंबर पब्लिश करते हैं, जो नंबर्स फेवरेबल नहीं है उन नंबर्स को पब्लिश नहीं करते या उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। सो इन अ वे दे आर मिस यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिस क्वार्टर में मेरा अच्छा रिजल्ट है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जीडीपी बढ़ा है, उस क्वार्टर के रिजल्ट्स को मैं हाईलाइट करूँगा, हर जगह पे न्यूज़ चैनल वगैरह में मैं दूंगा कि हमने ये अचीव किया, ये अचीव किया। लेकिन जिस क्वार्टर में मेरा रिजल्ट ख़राब है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस में चल रहा हूँ, उस रिजल्ट को मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। तो दैट इज़ हाउ आई एम मिस यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स। लोगों के दिमाग में मैं ये डालना चाह रहा हूँ कि माई रिज़ल्ट और मेरी इकोनॉमी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, बट एक्चुअली में रिजल्ट इज़ मिक्स्ड। बट जो खराब डेटा है वो मैं पब्लिश ही नहीं कर रहा हूँ, वो डेटा मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मिस यूज़ द स्टैटिस्टिक्स। डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। जैसे हमने पहले ये 75% वाला बात किया था कि देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास और उनका मैंने एवरेज निकाला तो एवरेज मुझे 75% मिला। वो 75% इज़ एवरेज ऑफ होल क्लास, बट इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा मैंने एनालाइज नहीं किया है। सो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे लॉज है लेकिन लॉज में काफ़ी सारे फ्लॉज भी हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज हमने बनाकर रखे हुए हैं वो परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हो सेंट्रल टेंडेंसी में, और हर चीज़ में लिमिटेशंस है। दैट्स व्हाई लिमिटेशन क्यों है, बिकॉज वो लॉज जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज है वो परफेक्ट नहीं है। दिस लॉज आर नॉट एग्जैक्ट लॉज, ये थोड़े नियर बाय लॉज है कि इससे अप्रॉक्सीमेटली आपको सही रिजल्ट्स मिल जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये मान के कैलकुलेट की जाती है, बट इफ़ देर आर टू थिंग्स विच डज नॉट हैव एनी कॉज एंड रिलेशनशिप, बट स्टिल स्टैटिस्टिक्स में अगर आप उससे कैलकुलेशन करोगे तो कोई ना कोई नंबर आपको मिल ही जाएगा, भले इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ना भी हो।
डज नॉट डील विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने पहले भी देखा कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पर नंबर्स नहीं है, जैसे ब्यूटी की बात की है, IQ की बात की, इंटेलिजेंस की बात की, जिसमें नंबर्स नहीं होता, सिर्फ हम लोग ये बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये अबो एवरेज है, तो इन दैट केस यू कैन नॉट यूज स्टैटिस्टिक्स, उसका आप मीन मीडियन मोड वगैरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स का। हाँ, क्वालिटेटिव मेजर में मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन बाकी कोई भी मेजर वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। लास्ट इज डेटा कलेक्टेड विद गिवन पर्पस कैन नॉट बी यूज इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि मैंने डेटा कलेक्ट किया था, कोई एक पर्पस है, से फॉर एग्जांपल मैंने डेटा इसलिए कलेक्ट किया था कि मेरे आजू बाजू जितनी सोसाइटीज़ है वहाँ से मैंने डेटा कलेक्ट किया ये जानने के लिए कि वो लोग कितना क्लीनलीनेस रखते हैं अपने सोसाइटी में। अब ये डेटा मेरे पास कोई आ रहा है बिजनेस वाला बंदा और वो बोल रहा है कि मुझे ये डेटा चाहिए बिकॉज आई वांट टू मार्केट माय बिजनेस, मुझे ये जानना है कि मेरा प्रोडक्ट लोग परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा डेटा कलेक्ट करने का पर्पस अलग था और वो बिजनेस वाला बंदा मेरे पास जो डेटा मांग रहा है उसका पर्पस अलग है, तो मेरा डेटा शायद उसको सूटेबल ना भी हो, यानी कि एक पर्पस से कलेक्ट किया हुआ डेटा दूसरे पर्पस के लिए सूटेबल ना भी हो, ये भी हो सकता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? सो रणवीर सिंह मिल्क क्यों पीता है, दैट इज द शॉर्टकट फॉर दिस। यहाँ पे रणवीर सिंह का R, सिंह का S, फिर MILCQ, ये पांचों लेटर्स हमें काम लगेंगे। पीता का P, इतने लेटर्स हमें काम लगेंगे। जितने लेटर्स काम लगने वाले हैं इसमें मैंने सारे लेटर्स कैपिटल में लिखे हैं। नाउ सी, R फॉर रिजल्ट्स, S फॉर स्टोरी, M फॉर मिसयूज, I for individual, L for law, C for cause and effect relationship, Q for qualitative data, and P for purpose. So this is how you remember this limitations of statistics. So that's it for today. यहाँ पे अपना पहला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है वो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।